जब से नया साल शुरू हुआ है, दुनिया नई नई चुनौतियों से घिरी जा रही है। 3 जनवरी 2026 को जब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन की थकान मिटाने के लिए वीकेंड पर आराम कर रहे थे, तब ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। 3 की तारीख हमने हिंदुस्तान के वक्त के हिसाब से दी है, वहाँ 2 की थी। वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को अगवा करके अमेरिका ले गए वहाँ के डेल्टा फोर्स के जवान। फिर नए साल की शुरुआत में ही ईरान में प्रदर्शन भड़क गए। अब ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को मारा तो मैं तुम्हारे देश पर हमला ही कर दूंगा। ये विवाद चल रहा है। इसके समानांतर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की पूरी तैयारी कह रहे हैं कि कर चुके हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम तो डील ही करना चाहते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड ने ज़्यादा 3-5 की तो वहाँ बम मारेंगे और कब्जा भी करेंगे। बम मार देंगे, हमला करेंगे, कब्जा कर लेंगे। ऐसे वाक्य आप बहुत सुनते हैं ट्रंप के मुंह से इन दिनों। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड पर हम नहीं तो रूस या चीन कब्जा करेंगे और मैं नहीं चाहता कि वो हमारे पड़ोसी बन जाएं। लेकिन ट्रंप यहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक बार और अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। वैसे भी उन्हें तरजीह तो देते नहीं हैं। वो राजदूत के दर्शक जानते ही हैं कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। वो बार बार कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को नहीं बेच सकते, नहीं दे सकते। डेनमार्क आप जानते हैं यूरोप में है, ईयू का मेंबर भी है और सबसे ज़रूरी वो नेटो का भी मेंबर है। 1949 में जब नेटो बना, उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक डेनमार्क भी था। और आप जानते हैं कि नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। माने नेटो के किसी एक मुल्क पर आपने हमला कर दिया तो पूरे नेटो पर ही आपने हमला किया, ऐसा माना जाता है। अब अमेरिका तो नेटो का सबसे अहम और सबसे मजबूत पिलर है। तो क्या ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले की स्थिति में नेटो की सेनाएं अमेरिका से लड़ जाएंगी? इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन ग्रीनलैंड में सैनिक तैनाती शुरू हो गई है। ऐसे यूरोपियन देश जो नेटो के मेंबर हैं, वो अपनी अपनी फौज ग्रीनलैंड भेजने लगे हैं। अब ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए सेना भेजने वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं। कई सैन्य टुकड़ियां 15 जनवरी को ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूयॉर्क पहुंच भी चुकी हैं। यानी एक तरफ अमेरिका नेटो का सबसे मजबूत खिलाड़ी है ना, वो टीम 1 हो गया, और दूसरी तरफ नेटो के दूसरे सदस्य टीम 2। इन दोनों टीम्स के बीच लड़ाई हो या ना हो, इतना ज़रूर है कि नेटो के भीतर इतना तनाव पहले कभी देखने को नहीं मिला। कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि ये नेटो के पतन की शुरुआत भी हो सकती है। कुछ ये तक कह रहे हैं कि आगे जाकर अमेरिका नेटो से खुद को अलग भी कर सकता है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप नेटो से खुश चल नहीं रहे हैं। वो मानते हैं कि यूरोप अमेरिका के पैसों पर सिक्योरिटी पाता है। इसलिए जब 2026 में नेटो इररिलेवेंट हो रहा है, तो एक और नेटो जैसे संगठन की बात हो रही है और इस नए संगठन की बुनियाद धर्म पर आधारित हो सकती है। कम से कम अभी तक जितनी जानकारी सामने आ रही है, उससे यही समझ में आ रहा है। हम बात कर रहे हैं एक इस्लामिक नेटो की, मुस्लिम नेटो भी जिसे कहा जा रहा है। पिछले साल जब इजराइल ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी की धज्जियां उड़ाते हुए हमने उसे देखा। जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर में है, उसे हमले की जानकारी न हो ये असंभव है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, फिर भी हमला हो गया। इस हमले के बाद सऊदी अरब को डर हुआ कि कतर के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कई अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज ये भी कहते हैं कि एक समय जब ग्रेटर इजराइल बनेगा तो उसका फैलाव मदीने तक हो जाएगा। लेकिन दूर की कौड़ी है, हकीकत से ज़्यादा फसाना है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, फिर भी डर तो है ही। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का हाथ थामा और सितंबर 2025 में ही एक डिफेंस पैक्ट पर साइन कर लिया कि हम हमला हुआ तो आपको बचाएंगे। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, सऊदी अरब के पास पैसा है, तो दोनों मिल गए। सितंबर में जब ये समझौता हुआ तो इसमें एक और देश ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया, और ये बात अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पता चल रही है कि वो देश तुर्की है, जो नेटो का एग्जिस्टिंग मेंबर है। वेपन इंडस्ट्री का नया हब बन रहा है। वो नए नए हथियार, खासतौर पर ड्रोन्स बनाने के लिए दुनिया में जाना जाने लगा है। अब खबर आई है कि तुर्की भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ इस समझौते में शामिल हो सकता है। पाकिस्तान ने इसका कंफर्मेशन दे भी दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि प्रस्ताव तैयार है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक दस्तखत नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान का परमाणु बम, उसके खतरनाक मिसाइलें, सऊदी अरब का पैसा और तुर्की की उभरती वेपन इंडस्ट्री एक हो जाएंगी। ये भारत के लिए एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा। हालांकि सऊदी अरब के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन तुर्की के साथ वैसा तालमेल अब देखने को नहीं मिलता। इसलिए अगर ये समझौता फाइनल होता है, जो कि होना तय बताया जा रहा है, तो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि तुर्की के समझौते में शामिल होने के क्या मायने हैं और भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं।
पहले आप इस खबर का बैकग्राउंड जान लीजिए। ये जो मुस्लिम नेटो की बात हो रही है उसके अंदर तुर्की के शामिल होने की, फिर हम अपना विश्लेषण भी प्रस्तुत करेंगे जो अध्ययन के आधार पर हमने तैयार किया है। 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए थे। इस समझौते में तय हुआ था कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो दूसरा मुल्क उसे बचाने के लिए आएगा। समझौते पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के अल यमामा पैलेस में दस्तखत किए थे। दस्तखत दोनों मुल्कों के हो गए। उसके बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी मंजूरी दे दी। इसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ से ज़्यादा आसिम मुनीर की उपलब्धि बताया गया। कहा गया कि सऊदी अरब का पैसा हमारे घर आएगा तो इससे हमें फ़ायदा होगा। इस विषय पर राजदूत का एपिसोड उस समय हम लेकर आए थे। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कई बार ऐसा हुआ है, हमने कमेंट्स में देखा है कि हम कहते तो हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, चूक हो जाती है। उस चूक के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आज से आपको बिला नागा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब आगे बढ़ाते हैं राजदूत को। अब इसके अगले चरण में है ना, पाकिस्तान और सऊदी एक हो गए। अगला चरण इस समझौता का जो है उसमें तुर्की के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ बातचीत हुई है, लेकिन अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के समझौते भरोसे से तैयार होते हैं, ट्रस्ट के साथ। विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि अंतिम फैसला प्रेसिडेंट रेजब तैयब अर्दोआन ही लेंगे। पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन मोहम्मद रज़ा हवात हराज ने बता दिया है कि यह समझौता होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समझौते पर बातचीत लगभग साल भर पहले से ही चल रही थी। तुर्की का इस समझौते में शामिल होना इस पैक को और मजबूत करेगा, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले सूचित किया, सऊदी अरब के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, जिसे अक्सर इस्लामिक बम कहकर बुलाया जाता है मुस्लिम वर्ल्ड में, क्योंकि इकलौता मुल्क है पाकिस्तान जिसके पास परमाणु बम है और वो एक मुस्लिम नेशन भी है। अब इसमें तुर्की की उभरती हुई डिफेंस इंडस्ट्री की ताकत जुड़ने वाली है और इसी वजह से नेटो में तुर्की की एक अलग अहमियत भी है। वो अपनी सेना पर अच्छा खासा पैसा खर्च करता है। नेटो में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी आर्मी तुर्की के पास है। हम इन्फेंट्री की बात कर रहे हैं, पैदल आर्मी की, लैंड आर्मी। लेकिन इन नंबर्स के अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुर्की की उभरती हुई डिफेंस इंडस्ट्री, जिसकी कहानी 1985 से शुरू होती है। इस बरस तुर्की में डिफेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिस की शुरुआत की गई। उस समय कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके वजूद में था, बहुत डेडली हमले तुर्की के अंदर करता था। अब जब तुर्की की सरकार अपने घर के अंदर पीकेके के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन करती तो वेस्ट के देश कहने लगते कि हमारे हथियार इसमें आप इस्तेमाल मत कीजिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, हमने आपको बाहर ऑपरेशन में लड़ने के लिए दिए हैं, अंदर नहीं। जर्मनी ने 1990 में कह दिया था कि हमसे आप जो आर्मर्ड व्हीकल्स लेते हैं उनका इस्तेमाल घर के अंदर नहीं आप कर सकते। इसके पहले 1974 में अमेरिका ने साइप्रस ऑपरेशन के बाद तुर्की को हथियार देने रोक दिए थे। ये सिलसिला 2020 में भी जारी रहा। 2020 में अमेरिका ने तुर्की पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो हिंदुस्तान ने भी लिया है, उसे खरीदने के लिए प्रतिबंध लगाए। F-35 प्रोग्राम से उसे किकआउट किया। तुर्की ने इसके बाद फैसला किया कि अब वो अपने हथियार खुद बना लेगा और किसी के दया पर नहीं बैठेगा। इसलिए अर्दोआन ने डिफेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिस को और मजबूत किया। तुर्की में जो हथियार बनाने वाली कंपनियां पहले से काम कर रही थी उन्हें सब्सिडी दी गई, खूब सारे ऑर्डर्स दिए गए, हथियारों का प्रचार करवाया गया। आज स्थिति यह है कि तुर्की में करीब 3,500 डिफेंस कंपनीज हैं जो तरह तरह के हथियार बनाती हैं। इनमें वो कंपनियां भी शामिल हैं जो हथियारों के कॉम्पोनेंट्स बनाती हैं। 2014 से 2024 तक तुर्की के हथियार निर्यात $1.9 अरब से बढ़कर $7.1 अरब तक पहुंच गए। इसलिए तुर्की दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए हथियार बाजारों में से एक बना। अब तुर्की दुनिया के हथियार बेचने वाले देशों में 11वें नंबर पर है और उसकी बिक्री पूरी दुनिया के मार्केट का 1.7% है। तुर्की 178 देशों में अपने हथियार बेचता है। सबसे बड़े ग्राहक उसके हैं यूएई, कतर और पाकिस्तान। इनमें सबसे प्रचलित हैं तुर्की के ड्रोन। आपको याद होगा मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो उस समय तुर्की ने ही अपने एडवांस ड्रोन भेजे थे ताकि उस हेलीकॉप्टर को खोजा जा सके। लेकिन तुर्की सिर्फ ऐसे ड्रोन्स नहीं बनाता जो सर्वेलेंस के काम आते हों, निगरानी करते हों। बम ले जाने वाले ड्रोन्स, ऑर्डिनेंस ले जाने वाले ड्रोन्स भी तुर्की बनाता है और सबसे ज़्यादा वही प्रचलित भी हैं। बैरक्टर TB2 नाम का एक ड्रोन है, बड़ा फेमस है। 2014 में पहली बार मार्केट में आया। TB2 को दुनिया के 31 देशों ने ख़रीदा है, यूक्रेन, इराक, केन्या, बांग्लादेश से लेकर जापान तक ने। इसके अलावा तुर्की एंका एस भी बनाता है जो ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ सकता है और 200 किलो तक हथियार और सेंसर ले जा सकता है। वेस्टल करायल ये टेक्निकल UAV है, यानी ज़मीनी ऑपरेशन में सीधी मदद के लिए 70 किलो तक हथियार ले जाता है, टैक्टिकल UAV।
तुर्की एक और सिस्टम बना रहा है जिसका नाम है स्टील डोम। ये ज़मीन से ऊपर आने वाले किसी भी खतरे जैसे ड्रोन, मिसाइल या रॉकेट को पहचान कर हवा में उसे ख़त्म करेगा। इसराइल के आयरन डोम जैसा कुछ इसका कॉन्सेप्ट है। तुर्की का दावा है कि इसमें वो AI को भी इंटीग्रेट करेगा। ड्रोन के अलावा तुर्की फाइटर जेट्स भी बना रहा है। नया जेट कान 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। आगे जाकर ये अमेरिका से जो लिए हैं तुर्की ने F-16 उनको रिप्लेस करेगा। तुर्की का दावा है कि इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, यानी कि रडार से छिप कर उड़ने की ताकत। तुर्की की कंपनी बाइकार ने खुद इंजन बनाने में $300 मिलियन निवेश किए हैं ताकि विदेश से इंजन लेने की ज़रूरत ना रह जाए। ज़मीन पर चलाए जाने वाले हथियारों में भी तुर्की पीछे नहीं है। आल्टे टैंक उसने बनाया है। अमेरिकी एब्रम्स और जर्मन लेपर्ड को टक्कर देने वाला माना जाता है, कम से कम तुर्की का दावा ऐसा ही है। फिर तुर्की के पास काप्लान और पास जैसे फाइटिंग व्हीकल भी हैं। ये आगे बढ़ते सैनिकों के लिए ढाल का काम करते हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं और उनके साथ हथियार लेकर चल सकते हैं। तुर्की ने नेवी को भी मजबूत करने का बंदोबस्त किया है। एडा क्लास कॉर्वेट जैसे जहाज़ बनाए हैं। कॉर्वेट एक छोटा जहाज़ होता है, छोटा मतलब बहुत छोटा नहीं, कॉर्वेट्स भी बहुत बड़ी होती हैं। समंदर के जो नेवल शिप्स होते हैं उस लिहाज से छोटा होता है कॉर्वेट। नेवल एसेट्स के अलावा तुर्की ने मिसाइल्स बनाई हैं। बोरा एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर अटमाका है, लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइल है, दुश्मन के जहाज़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो कुल जमा बात यह है कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत हो रही है। हज़ारों करोड़ के हथियार वो सालाना बेच रहा है। ऐसे में जब वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट में शामिल होगा तो वो समझौता और मजबूत हो जाएगा। चिंता हमारे लिए बढ़ेगी, हिंदुस्तान के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा था कि खुलेआम अर्दवान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भारत पर हमले में बड़ी संख्या में टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। फिर आप डिप्लोमेसी की दुनिया में देखिए, तुर्की बीते कई सालों से लगातार एंटी इंडिया स्टांस रखता है किसी भी इंटरनेशनल मंच पर, स्पेशली जहाँ कश्मीर की बात होती है। उसके बरक्स सऊदी अरब कभी भी भारत विरोधी बयान नहीं देता है। उनसे हमारे संबंध अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे उसके साथ जो भारत के संबंध हैं वो प्रभावित हो जाएं। लेकिन नए समझौते के बाद कब कौन किस तरफ चला जाए कहा नहीं जा सकता। वैसे भी मल्टीपोलर वर्ल्ड चल रहा है अभी, तो सबके अपने फ़ायदे हैं और पाकिस्तान भी अपना फ़ायदा ही देखना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो भविष्य में भी हो सकता है, इसलिए इस तरह के समझौते वो कर रहा है। अमेरिका से मदद उसे मिल ही रही है। पाकिस्तान एक नॉन नेटो एलाई तो है ही वैसे भी यूएस का, लेकिन नेटो तक वो पहुंच इसलिए भी नहीं सकता क्योंकि चीन से भी उसको दोस्ती रखनी है। इसलिए अरब दुनिया को वो एक्सप्लोर कर रहा है मिलिट्री अलायंसेस के लिए। पाकिस्तान ने अपने JF-17 फाइटर जेट्स के बहुत से ग्राहक अफ्रीका और अरब में बना लिए हैं। लीबिया और सूडान इसे ख़रीदने वाले हैं। सऊदी अरब भी इसे कंसीडर कर रहा है, ऐसी बात चल रही है। सूडान और लीबिया में लड़ाई चल रही है, वहाँ छोटे मोटे विद्रोही गुटों पर हमला करने के लिए फ़ाइटर जेट्स परफेक्ट हैं। बहुत ज़्यादा तकनीक, एकदम इन्हें एडवांस 5th जनरेशन होने की ज़रूरत नहीं है, काम चलाने के लिए बढ़िया जेट। सऊदी अरब को भी ज़्यादा से ज़्यादा यमन में ही बम पटकने हैं हुतीज़ पर या दूसरे विद्रोही गुटों पर जिनके पास बहुत एडवांस हथियार होंगे नहीं टू शूट डाउन दिस जेट। तो इस तरह पाकिस्तान अपने पैर अरब दुनिया में पसार रहा है। उसके प्रोडक्ट्स सूट करते हैं यहाँ के कस्टमर्स को। जिस गठबंधन की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान की तो पक्की वाली दोस्ती है ही। तुर्की और सऊदी अरब के कुछ मतभेद पहले रहे हैं जो धीरे धीरे अब मिटते दिख रहे हैं। अर्दवान की एक ख्वाहिश जगजाहिर है कि वो बनना चाहते हैं खलीफा, पूरे मुस्लिम देशों के सबसे बड़े लीडर। खिलाफत उस्मानिया को रिवाइव करने का इरादा रखते हैं। रिविशनिस्ट लीडर की ये बड़ी आदत होती है कि जो पहले था वैसा कर दूंगा। खैर, लेकिन काबे की चाबी है MBS के पास। मुसलमानों का जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है वो MBS, आप नहीं कह सकते कि उनके कंट्रोल में, लेकिन MBS कहते हैं कि मैं वहाँ का सेवक हूँ, उनके ज्यूरिसडिक्शन में पड़ता है, तो सबसे ज़रूरी जगह वहाँ पे है। समय के साथ दोनों समझ गए हैं कि बदलती दुनिया में फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। जिनके पास मदीना है उन्हें भी और जो खलीफा बनना चाहते हैं उन्हें भी। इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है दोनों के बीच। फिर एक दूसरा विवाद इन दोनों के बीच था मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा। सऊदी अरब इसे आतंकवादी संगठन मानता है। उसे डर है कि हमारे यहाँ क्रांति न कर दे मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग आकर, सत्ता ना चली जाए। तुर्की अपने यहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े संगठनों को पालता है, उन्हें फंड करता है। लेकिन अब अर्दवान ने ऐसे संगठनों पर पाबंदी लगानी शुरू की है। कहने का मतलब ये है ये बात कि सऊदी अरब और तुर्की भी अब दोस्त बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान के दोनों के साथ पहले से ही संबंध बेहतर हैं, यानी 3 दोस्त हो जाएंगे। फिर से हम बताते हैं, एक के पास पैसा, एक के पास हथियार है, एक के पास परमाणु बम है, तीनों साथ आ जाएंगे। इसलिए न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों में भी इसकी चर्चा है।
इसराइल भी चिंतित है क्योंकि उसने इजिप्ट के भी इस समझौते में शामिल होने की बात लिखी है। एक इजरायली अखबार लिखता है कि तुर्की इस ब्लॉक का सबसे आधुनिक चेहरा है। वो अपने हथियार खुद बना लेता है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, नेवल एसेट्स, टैंक्स, लड़ाकू विमान, और सबसे ज़रूरी चीज़ अनुभव है उसके पास। उसने सीरिया, लीबिया और अजरबैजान में लड़ाई भी लड़ी है। मिस्र वो देश है जो अफ्रीका का दरवाज़ा है। उसका नियंत्रण स्वेज नहर पर है। यहीं से दुनिया का लगभग 12% समुद्री व्यापार गुजरता है। मिस्र की सेना संख्या के मामले में बड़े देशों में गिनी जाती है। वैसे बहुत इफेक्टिव मिस्र एज अ स्टेट पावर है नहीं अभी, लेकिन नंबर्स हैं उनके पास। अगर ये चार ताकतें एक छाते के नीचे आती हैं तो दुनिया के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती हैं। कर देंगी हम ये नहीं कह रहे हैं, कर सकती हैं। पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक और फिर हिंद महासागर के मुहाने तक, इसे जो चाहे आप नाम दे दें, मुस्लिम नेटो, इस्लामी नेटो, लेकिन इसका मतलब होगा मौजूदा शक्ति संतुलन को बदलना। अमेरिका, यूरोप और इसराइल जिस सुरक्षा व्यवस्था पर टिके हुए थे वो हिल सकती है। इसराइल को सबसे बड़ा झटका मिस्र के जोड़ने से लगेगा अगर ऐसा हो जाता है। 1978 के कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद मिस्र इसराइल की सुरक्षा का आधार था। अगर अब मिस्र किसी नए ब्लॉक में मूव करता है तो इसराइल के दक्षिण और पश्चिम दोनों मोर्चे थ्रेटन हो सकते हैं। तुर्की एक और चुनौती ले आएगा। उसकी सरकार पिछले कुछ सालों में इसराइल के खिलाफ सख्त होती गई है। पाकिस्तान की मौजूदगी सबसे भयावह मानी जाएगी इसराइल के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। एक ज़माने में इसराइल पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम ख़त्म भी करना चाहता था। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब वेस्ट एशिया पहले ही हलचल में है। ईरान और इसराइल एक बार लड़ चुके हैं। यमन में लड़ाई ठंडी नहीं पड़ी, गजा में हालात सीज़ फायर के बाद शांत नहीं हुए, और रेड सी में अब भी जहाज़ों पर हमले हो ही रहे हैं। अगर इतना सब चल रहा है और ऊपर से 4 देशों का नया सिक्योरिटी ब्लॉक खड़ा हो जाए तो ख़तरा कम नहीं होता है, उलझन बढ़ती है। छोटे खाड़ी देश जो इसराइल के साथ रिश्ते बेहतर कर रहे थे, जैसे यूएई, बहरीन, वो हाशिए पर चले जाएंगे। अमेरिका और नेटो को वापस अपने बारे में सोचना होगा। अब सऊदी अरब इस गठबंधन में है तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा, वो भी अपनी तैयारी मजबूत करेगा। यानी हथियारों की और बड़ी होड़ मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिल सकती है। जाते आते एक अपडेट ईरान के चबार पोर्ट से जुड़ा है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत अब वहां काम बंद कर रहा है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। इनकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन लगातार ऐसी बातें कही जा रही हैं। आप जानते हैं 2018 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद भारत ने उनसे तेल लेना बंद कर दिया था। चीन उनसे तेल लेता है। अब भी दुनिया का सबसे सस्ता क्रूड ऑयल ईरान में ही मिल रहा है आपको, और चीन बढ़िया वहाँ से लेता है। लेकिन 2018 में अमेरिका ने भारत को ईरान के चबार पोर्ट पर काम करने की इजाज़त दे दी थी कि तेल लेना बंद करो, पोर्ट पे काम करो। लेकिन सितंबर 2025 में ट्रंप ने इसे अचानक ख़त्म किया और कहा कि आपके पास 6 महीने हैं, धीरे धीरे पीछे हट जाइए। ये 6 महीने अप्रैल 2026 में पूरे हो रहे हैं। ये हमारे लिए इसलिए भी झटका है क्योंकि मई 2024 में भारत और ईरान ने 10 साल का एक एग्रीमेंट किया था। इस समझौते से भारत को चबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को विकसित करने, मशीन्स लगाने और चलाने का अधिकार मिला था। IPGL इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। करोड़ों रुपए खर्च हुए थे हमारे। अब एक झटके में सब खत्म होने की सूचनाएं आ रही हैं। 2 तरह की सूचनाएं, मैं फिर से कहूं, अपुष्ट सूचनाएं हैं कि भारत ने चबहार से अपने एसेट्स को पीछे खींच लिया है। दूसरी सूचना वो भी अपुष्ट है, उसमें कहा जा रहा है कि भारत धीरे धीरे वहां से डायल डाउन कर रहा है। ध्यान रहे कि चीन अब भी ईरान से तेल खरीद रहा है और ट्रंप चूं चां भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी नोट पर आज का राजदूत हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा, अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।